गाइस, वेलकम बैक टू एक्सीड नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अच्छा, नर्वस सिस्टम होता क्या है और हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत क्यों है? तो देखो, सिंपल सा पॉइंट हमें यहाँ पर लेकर चलना है। नर्वस सिस्टम एज ए किस तरीके का होता है? जैसे हम घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, आपको सेम उससे कंपेयर करना है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर जो भी चीजें होगी सेम इलेक्ट्रिसिटी की तरह वर्क करती है, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम के हम स्टार्टिंग करते हैं और स्टार्टिंग के दौरान सबसे पहला पॉइंट आता है कि नर्वस सिस्टम में होता क्या है। तो बिलियन ऑफ न्यूरॉन होते हैं। क्या होते हैं? बिलियन ऑफ न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन की इतनी ज्यादा क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, और वो सब मिलकर करते क्या हैं? तो वो इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करते हैं। इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर हम कहें कि सबसे छोटी चीज क्या है नर्वस सिस्टम में, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? देखो, हर ऑर्गन की एक न एक तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो जाहिर सी बात है हमारे नर्वस सिस्टम की भी होगी। तो नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? वो होती है न्यूरॉन, ठीक है। सो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्योंकि ये न्यूरॉन होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम का की जो स्ट्रक्चर है उसको भी बनाएंगे और उससे रिलेटेड फंक्शन भी करेंगे। सो ये हमारे नर्वस सिस्टम की क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्लियर है? अच्छा, कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर देना, ठीक है, नीचे मैसेज बॉक्स में। सो आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो होते हैं नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन, ठीक है। सो आगे कुछ पॉइंट खास है, और वो क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं ग्लिया, या अगर दूसरे शब्दों में बोले तो ये ग्लिया न्यूरो के आगे लगे होते हैं या नर्वस सिस्टम के होते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं न्यूरोलजिया, न्यूरोग्लिया, ठीक है। न्यूरालजिया तो पेन का टाइप हो गया एक, है ना, बोलते हैं पेन का एक टाइप न्यूरालजिया, तो वो न्यूरालजिया पेन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जो ग्लिया होते हैं और जो सेल्स होती है, इसके अंदर लगभग 5 सेल्स पाई जाती है। 5 अलग अलग प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। और 5 सेल्स कौन कौन सी होती है? याद रखना, मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनकर निकलता है कि न्यूरोग्लिया या फिर ग्लिया के अंदर 5 सेल कौन कौन सी होती है। तो 5 सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पर आता है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स। और एस्ट्रोसाइट्स कौन सी सेल्स है? तो ये हमारी वो सेल्स है जो ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ये एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। वैसे तो ब्लड ब्रेन बैरियर है क्या? तो ये एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है जो किसी भी प्रकार के टॉक्सिक मटेरियल को हमारे ब्रेन में जाने से रोकती है, ठीक है। क्या है? तो ये एक प्रकार की मेम्ब्रेन है, ठीक है। दूसरा वर्ड की बात करें या दूसरी सेल्स की बात करें, तो दूसरी सेल्स होती है वो है सचवान सेल। सचवान सेल्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये बनाती है माइलिन शीट, या माइलिन शीट का ही दूसरा नाम होता है। अरे वो न्यूरॉन के ऊपर स्ट्रक्चर नहीं होती, अभी दिखाते हैं, वेट। जो न्यूरॉन के ऊपर स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ये आप लोग ये देख रहे हैं, ये है सचवान सेल। क्या है? सचवान सेल, ठीक है। सो सचवान सेल होती है, और ये जो सचवान सेल होती है ये बनी होती है लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन। एग्जाम के लिए मोस्ट पॉइंट निकल रहा है यहाँ पर कि जो माइलिन शीट है वो किसकी बनी है? वो बनी होती है लिपोप्रोटीन की, ठीक है। सो बढ़ते हैं नंबर तीसरे पॉइंट पर। और तीसरी सेल्स के अंदर तीसरी सेल्स होती है सैटेलाइट सेल। आजकल तो बिना सैटेलाइट काम ही नहीं चलता, है ना। सैटेलाइट है तो हम मोबाइल पर बात कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा नर्वस सिस्टम भी सैटेलाइट के अंडर में वर्क करता है। सैटेलाइट सेल, ये सैटेलाइट सेल्स का काम क्या होता है? तो जो न्यूरॉन की बॉडी होती है ना,
जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं, उन न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है। स्ट्रक्चर में देखो देखो ये सेल बॉडी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी के ऊपर जो ये कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, उसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट सेल। ये वाली कवरिंग दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम सैटेलाइट सेल, ठीक है। सो याद रहेगा कि ये किसको कवर करती है, तो ये कवर करती है हमारी सेल बॉडी को। सेल बॉडी कवर बाय सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल, जो सेल बॉडी होती है वो कवर होती है सैटेलाइट सेल से, ठीक है। चौथे पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट आता है हमारा माइक्रोग्लिया, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। माइक्रोग्लिया, ये माइक्रोग्लिया क्या होता है, तो ये एक प्रकार की फेगोसाइटिक सेल है, जो हमने ऑलरेडी सारी फेगोसाइटिक सेल के नाम लिखे थे। फेगोसाइटिक सेल मतलब अगर कोई इन्फेक्शन अगर चला भी जाता है तो ब्रेन के अंदर जो प्रोटेक्टिंग सेल्स आती है, तो वो होती है माइक्रोग्लिया। बोल सकते हैं प्रोटेक्टिंग सेल या डिफेंडर सेल, दोनों ही बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव सेल या डिफेंडर सेल्स, ठीक है। सो बेसिक पॉइंट है ये। तो ये जनरली हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के बाद उसको अपने पास बुलाएगा, पास बुलाकर उसको, इसके पास में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, उसकी वजह से ये इसको किल कर देता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, उनकी वजह से ये किल कर देगा। और लास्ट है हमारी पांचवी सेल्स, वो है ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, ठीक है। जो ओलिगो डेंड्रोसाइट्स है वो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होती है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस, याद रखना, एक एक पॉइंट खास है, मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये जो ओलिगो डेंड्रोसाइट्स होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है जब माइलिन शीट कहीं से डैमेज हो जाए तो उसको वापस रिपेयर करने से रिलेटेड। तो यहाँ पर अपन सिंपली लिख दे माइलिन शीट। माइलिन शीट के वापस रिपेयरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। क्योंकि हमने ये जो न्यूरॉन है ना, इसके 3 पार्ट है, ठीक है। पहली तो ये सेल बॉडी, ठीक है, एक्सोन, और ये होते हैं डेंड्राइट्स, जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये है डेंड्राइट्स, ठीक है। सो कुल मिलाकर क्या है, ये होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, और ये होते हैं पूरे एक्सोन का पार्ट, ठीक है। और एक्सोन छोटी स्ट्रक्चर, ये जो न्यूरॉन है ये छोटी स्ट्रक्चर भी नहीं होती, ठीक है। वैसे तो इसको काउंट किया जाता है मेजर स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि मेल के अंदर सबसे बड़ी सेल्स है वो कौन सी है, वो है न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। सो स्ट्रक्चर के पार्ट में चलते हैं। स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है, सिंपल और बेसिक पॉइंटों में, ठीक है। सो न्यूरॉन है वो हमने ये तो देखा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है। 2 पॉइंट तो यहाँ पर आपके क्लियर थे, एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो एक्शन करता है वो एक्शन जनरली इम्पल्सिव होते हैं। कैसे होते हैं, इम्पल्सिव एक्ट। क्योंकि नर्वस सिस्टम मैंने सबसे पहले आज के टॉपिक स्टार्ट किया, उसके अंदर मैंने सबसे पहला पॉइंट यही रखा कि जस्ट बिजली होती है उसी तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उससे पहले हम यही देखते हैं कि ये इम्पल्सिव एक्ट कैसे करता है। तो देखो जनरली इलेक्ट्रिसिटी की बात करें ना, तो जैसे हम बटन दबाते हैं वैसे ही हमारा तुरंत लाइट जल जाती है, पंखा चल जाता है ना। बट जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से एक्ट करेगा, हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटी होती है वो सब हमारे ब्रेन तक जाती है। सेंसरी नर्व,
ठीक है, क्योंकि बॉडी से लेकर जाएगी ब्रेन तक, तो सेंसरी या अफरेंट, और बॉडी से ब्रेन से वापस लाती है तो इफरेंट, ठीक है, या मोटर नर्व, ठीक है। अब हमारा ब्रेन है ना, वो ना तो किसी इमेज को समझता है, ना ही किसी प्रकार की साउंड को समझता है। ब्रेन समझता है केवल और केवल इम्पल्स को, और इम्पल्स को लाने ले जाने का जो काम करता है ना, वो कौन करेगा? केवल और केवल नर्व, ठीक है। सो नर्व, ये जो नर्व सेल्स होती है ना, इसके अंदर हमारी बॉडी की दूसरी सेल से थोड़ी सी अगर तुलना की जाए, नर्व सेल की अगर हमारी बॉडी सेल से थोड़ी बहुत तुलना की जाए ना, तो इसके पास में सेम वैसी ही सेल्स होती है जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर सेल है, बस कुछ चीजें इसके नर्व सेल के अंदर नहीं होती। और कौन कौन सी चीज नहीं होती? तो सबसे पहली चीज है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अगर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसका मतलब क्या है कि जो अगर हमारे ब्रेन के अंदर नर्व सेल डैमेज हो भी गई तो ये वापस रिपेयर होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, रिपेयर नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है ये काम नहीं करती, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करवाता है, तो हमारे जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर केवल और केवल सेल डिवीजन नहीं होगा। रिपेयरिंग से रिलेटेड हम पॉइंट लें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सिंपल पॉइंट ले कि सेल डिवीजन नहीं होगा, नई नई सेल्स नहीं बनेगी, क्योंकि अगर इस तरीके से सेल्स हमारे ब्रेन के अंदर बनना स्टार्ट हो गई ना, तो बहुत जल्दी ट्यूमर हो जाएगा, है ना। तो हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स का सेल डिवीजन नहीं होता, जो सेल्स है उनका, ठीक है। दूसरा, प्रोसेसिंग नहीं होती, प्रोसेसिंग सेल्स नहीं होती, प्रोसेसिंग सेल्स एब्सेंट, ठीक है। तो ये खास 2 पॉइंट थे। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, वो सब के सब हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे। साइटोप्लाज्म होता है, चूंकि इसका भी देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट है ना, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये जितना ये पार्ट है, इस पार्ट के अंदर लगभग सारी सेल्स प्रेजेंट होगी। ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर लगभग सारी सेल्स प्रेजेंट होगी। सो बढ़ते हैं एक एक पार्ट की तरफ। सबसे पहला पार्ट आता है, उस पार्ट के अंदर आता है हमारा नर्व सेल बॉडी। नंबर 1 पर नर्व सेल बॉडी, नर्व सेल बॉडी, ठीक है। जनरली कवर होती है, किससे कवर होती है? साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म जो हमने यहाँ पर देखा है, देखो ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला जो पार्ट कवर होगा, ये पूरा का पूरा इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि जो नर्व सेल बॉडी होती है, वो बॉडी पूरी की पूरी कवर होती है साइटोप्लाज्म से। अच्छा, हम नर्व के 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं, पहला नर्व बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स और तीसरा एक्सोन, ठीक है। सो हमने पहला पार्ट स्टार्ट कर दिया, नर्व सेल बॉडी। नर्व सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म में वो सारे ऑर्गेनेल्स होंगे जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, एक्सेप्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट को छोड़कर, किसको छोड़कर? तो हमने यहाँ पर क्या लिया? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को छोड़कर, एक्सेप्ट सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम को छोड़कर वो सारे के सारे पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये नहीं रखता और मल्टीप्लिकेशन हमारे ब्रेन के अंदर होते नहीं है। एक खास चीज और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं नेजल बॉडी, ठीक है। एक खास चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं निजल बॉडी, ठीक है, या निजल बॉडीज, ठीक है। और ये जो निजल बॉडीज होती है, ठीक है, ये जनरली हमारे काम क्या करती है? तो ये सिंथेसिस करती है। और किसका सिंथेसिस करती है? सिंथेसिस किसका करेगी? ये करेगी प्रोटीन का, प्रोटीन
सिंथेसिस। और ये प्रोटीन किस काम आएगा? तो प्रोटीन का तो एक ही काम है, इंजरी को ट्रीट करना, इंजरी को ट्रीट करना, ठीक है। तो ये नेजल बॉडी का काम होगा कि इंजरी को ट्रीट करें, ठीक है। क्योंकि ये नेजल बॉडी के अंदर अब देखो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है, तो बिना सोचे समझे हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं क्या? क्योंकि सेल के अंदर तो राइबोसोम ही प्रोटीन को बनाता है। तो हाँ, ये जो नेसल बॉडी होती है ना, इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पर केवल दो ही खास पॉइंट थे। एक तो था कि साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल्स होते हैं केवल सेंट्रोसोम को छोड़कर, और दूसरा पॉइंट था कि नेसल बॉडीज ये पाई जाती है और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट आता है, ये जो हमने नेसल बॉडी यहाँ लिया ना, इसका जो मेन काम होता है, ठीक है, इसका जो मेन काम होता है या इसको जो मेन डिस्कवर करने वाले थे, वो डिस्कवर करने वाले कौन थे? वो थे फ्रेंच, ठीक है, निसेल। किसने इसको सबसे पहले देखा? तो इसको सबसे पहले देखने वाले थे फ्रेंच निसेल्स। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी दिखाई देती है? तो ये जनरली टाइगर शेप के होते हैं, ठीक है। सो इसको हम टाइगर सबस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। सो बढ़ते हैं नंबर 2 पर, डेंड्राइट्स। तो अभी हमने जो स्टडी की है वो है सेल बॉडीज, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे इनके बारे में, डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्सोन, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो इम्पल्स आते हैं ना, उस इम्पल्स का आउटपुट बनाते हैं, सॉरी, आउटपुट और इनपुट दोनों बनाते हैं वैसे तो, पर मोस्टली इनपुट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनपुट और आउटपुट बोथ रख सकते हो, ठीक है। अगर डेंड्राइट्स आएगा तो उसके अंदर भी हम आउटपुट और इनपुट रख सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर तो सेंसरी नर्व भी होती है और मोटर नर्व भी होती है, ड्यू टू सेंसरी एंड मोटर नर्व, ठीक है। इसीलिए ये हमने यहाँ पॉइंट रखा है कि ये इनपुट भी बनाता है, दूसरा आउटपुट भी बनाता है, ठीक है। मोस्टली जो काम होगा वो किससे रिलेटेड होगा? वो होगा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन। और किसका? इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी बॉडी से आ रही है और जो भी ब्रेन से आ रही है, उन दोनों का, ठीक है। सो ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये मोस्टली जुड़े होते हैं, और किससे जुड़े होंगे? ये जुड़े होते हैं हमारे सेल बॉडी से, ठीक है। सो डेंड्राइट्स के बाद में चलते हैं। वैसे ये टीनी सेल्स होती है, सेल्स के ऊपर टीनी जो फाइबर्स होते हैं उस तरीके के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सोन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ठीक है। एक्सोन क्या होते हैं? एक्सोन हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उसके जो न्यूरॉन की सेल्स होती है, उस न्यूरॉन की सेल्स के नीचे एक लंबी स्ट्रक्चर बनाती है, या हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गिस्ट स्ट्रक्चर बनाती है, लॉन्गिस्ट स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, लॉन्गिस्ट स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। यहां पर भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही रहेगा कि इंफॉर्मेशन आएगी और इंफॉर्मेशन जाएगी, मतलब दोनों ही काम किसके जरिए होते हैं? वो होते हैं एक्सोन और डेंड्राइट्स दोनों के जरिए। सो डेंड्राइट्स है, उसके पार्ट होते हैं। देखो डेंड्राइट्स अगर एग्जाम में आता है अपने पॉइंट, आप देखो यहाँ पर देखिए, आपको इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दे रही है? अगर इस स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करें तो जनरली ये स्ट्रक्चर इस तरीके की दिखाई देगी, और यहां से जुड़ा होता है
डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स की स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है। ये क्या है? ये है डेंड्राइट्स और ये है एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, एक्सोन टर्मिनल। तो जो सेंट्रल पोर्शन होता है इसका, इसके अंदर पाया जाता है एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसके अंदर पाया जाता है एक्सोप्लाज्म। और चूंकि ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना, यहाँ पर एक बार डायग्राम में चलते हैं वापस। देखो ये वाली लाइनिंग आपको दिख रही है, ठीक है, ये लाइनिंग या मेम्ब्रेन ये एक्सोलेमा से कवर होती है। ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग के ऊपर एक हल्की सी एक लाइन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। और नर्व फाइबर्स किससे बनते हैं? तो सिंपली अपन यहाँ पर ले सकते हैं नर्व फाइबर। नर्व फाइबर क्या होते हैं? जब एक्सोप्लाज्म और एक्सोलेमा ये आपस में अगर जुड़ जाते हैं तो हम नर्व फाइबर्स का निर्माण होता है। एक्सोप्लाज्म प्लस एक्सोलेमा। क्वेश्चंस बनकर इस प्रकार से निकल सकता है कि नर्व फाइबर निम्न में से क्या होते हैं या किसके बने होते हैं? तो नर्व फाइबर बने होते हैं एक्सोप्लाज्म से, इसके अलावा एक्सोलेमा से। ठीक है, तो जनरली ये भी एक नर्व फाइबर्स होंगे, ये भी एक लिपोप्रोटीन का पार्ट हो गया, क्योंकि इनके ऊपर ही तो वही सीड चढ़ाएंगे हम। कौन से सीड चढ़ाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको येलो कलर देखने को मिल रहा है ना, ये किसकी सीट है? ये है माइलिन सीट। कौन सी सीट है? माइलिन सीट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। एक्सोलेमा। अब देखो, जो माइलिन सीट होती है वो जनरली कुछ कुछ जगह छोड़कर, मतलब मान लो ये है नर्व फाइबर्स, तो हमने यहाँ पर माइलिन सीट बनाई, हमने यहाँ पर माइलिन सीट बनाई, है ना, हमने यहाँ पर माइलिन सीट बनाई। तो यहाँ पर आप देखिए कि हर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर एक स्पेस आ रहा है। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पर कुछ एब्सेंट हमें माइलिन सीट देखने को मिल रही है। ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहां पर इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेन वायर। रेन वायर क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेन वायर। एक बार वापस रिपीट किया जाए कि जो माइलिन सीट होती है, उस माइलिन सीट के ऊपर आपको इनके बीच में गैप जंक्शन देखने को मिलेगा। इनको हम बोलेंगे नोड ऑफ रेन वायर। क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेन वायर। सो माइलिन सीट रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? माइलिन सीट ये होती है व्हाइट कलर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के व्हाइट कलर के लिए निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो होती है माइलिन सीट, क्योंकि ये तो है माइलिन सीट और यही न्यूरॉन है उसको व्हाइट कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और चूंकि है क्या, तो है तो फाइबर्स, है ना। और ये आप लोग देखना कि जो हमारे बिजली के तार होते हैं ना, उन तार के ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है। मान लो ये तार है, इन तार के ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है। तो ये जैसे तार के ऊपर प्लास्टिक चढ़ी है ना, वैसे हमारी जो न्यूरॉन सेल्स है ना, उन न्यूरॉन सेल्स के ऊपर माइलिन सीट चढ़ी होती है। तो क्यों चढ़ी होती है भाई? बिजली के तार पर ये हम वायर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? तो उसका कारण ये होता है कि जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इम्पल्स है, उसका वैसे ही जनरली लॉस ना हो, इसीलिए तो लगाते हैं।
और इम्पल्स है वो एक डायरेक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीड के साथ में बढ़े, स्पीड के साथ में बढ़े। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके ऊपर प्लास्टिक शीट का कोट देते हैं। ठीक है, तो सेम हमारी जो नर्व सेल्स होती है उसके ऊपर भी माइलिन शीट की कोटिंग होती है, और वो भी क्या करती है, जो नर्व फाइबर्स है उसके जरिए जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है वो ट्रांसमिशन की स्पीड को बढ़ा सके, और विद इन सेकेंड के अंदर जो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, और विद इन सेकेंड के अंदर ब्रेन से बॉडी के ऊपर फीडबैक आ जाता है। ठीक है, सो यहां पर हमने एक और चीज देखी कि ये जो फाइबर्स है, ठीक है, इन फाइबर्स के ऊपर एक और पतली लेयर होती है, थिन लेयर बोलते हैं अपन उसको, थिन लेयर, थिन लेयर। ठीक है, इन फाइबर्स के ऊपर एक और पतली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। क्या बोलेंगे, न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और जो ये न्यूरीलेमा होती है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सचवान सेल्स, जो हमने अभी बात की थी, सचवान सेल। न्यूरीलेमा किसकी बनी है, सचवान सेल। ठीक है, और सचवान सेल थी उसका मोस्टली काम क्या था, या सचवान सेल हम किसको बोल रहे थे, तो सचवान सेल का दूसरा नाम माइलिन शीट है, तो हमने स्टार्टिंग में बोला था माइलिन शीट। ठीक है, सो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि न्यूरीलेमा अगर पॉइंट पूछा जाता है तो वहां पर भी माइलिन शीट होगा, और सचवान सेल अगर पूछा जाता है तब भी माइलिन शीट होगा, क्योंकि जो न्यूरीलेमा है वो किसका बना है, वो बना होता है सचवान सेल का। ठीक है, और कभी कभी अगर ये माइलिन शीट डैमेज हो जाती है तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो इसके वापस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो सचवान सेल ही होगी। वो कौन होगा, सचवान सेल। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बेसिक पॉइंट आ जाता है। सो आगे बढ़ते हैं, और ये जो एक्सोन होता है, एक्सोन ये जनरली होता क्या है, तो ये डिस्टल एंड होता है। क्या होता है, डिस्टल एंड ऑफ नर्व, नर्व का डिस्टल एंड होता है। ठीक है, जो आगे चलकर ब्रांचेज में डिवाइडेड होता है और ब्रांचेज के साथ में वापस कनेक्शन बनाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि देखो यहाँ पर ये जुड़ा है, अब ये एक नर्व सेल हो गई, फिर नेक्स्ट नर्व सेल हो गई, फिर थर्ड नर्व सेल्स हो गई। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर नर्व सेल कंटिन्यूअसली आपस में जुड़ी होती है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता है। और एक खास पॉइंट और आती है कि जो सबसे बड़ी नर्व होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो सबसे बड़ी नर्व पाई जाएगी हमारे साइटिक नर्व में, साइटिक नर्व। इसमें साइटिक नर्व में लगभग 8 से 10 मीटर तक की 8 से 10 मीटर तक की, ठीक है, मीटर तो नहीं बोलेंगे, ज़्यादा हो गया है ना, 8 से 10 मीटर नहीं बोलेंगे, जनरली 1 मीटर तक की नर्व पाई जाती है। 1 मीटर, 8 से 10 नहीं होगा। ठीक है,